कंगना को चाहिए थी भाई प्लस सिक्योरिटी, इंडियन मीडिया को चाहिए थी टीआरपी और सरकार को चाहिए था मुद्दा। जी हाँ, जनता का गिरती इकोनॉमी और गिरती जीडीपी से ध्यान भटकाने के लिए मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उस टॉपिक पर जिसको इंडियन मीडिया आजकल 24 घंटे एक ही चीज़ दिखा रही है, सुशांत, रिया, कंगना, बॉलीवुड ड्रग्स। एक्चुअल में ये शुरू हुआ था जस्टिस फॉर सुशांत से और आज के दिन इसमें सभी कुछ इन्वॉल्व है। नेपोटिज्म, बॉलीवुड, ड्रग्स, सारी पॉलिटिकल पार्टी, सब कुछ इन्वॉल्व है। राम मंदिर, कश्मीरी पंडित, एक्सेप्ट जस्टिस फॉर सुशांत, क्योंकि गोदी मीडिया के द्वारा इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन और इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन फैलाया गया है लोगों में। शुरुआत से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के टाइम पर इनिशियली ये सस्पेक्ट किया जा रहा था कि वो एक सुसाइड है, लेकिन उनके सुसाइड के 2 दिन बाद ही कंगना रनावत ने ट्वीट करके ये चीज़ बोली कि बॉलीवुड में बहुत से सुसाइड्स के लिए नेपोटिज्म जिम्मेदार है और यही रीज़न उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के लिए दिया। कंगना रनावत ने ये चीज़ बोली कि बॉलीवुड में इतना नेपोटिज्म है कि लोगों को ऊपर उठने नहीं दिया जाता है और इसी के कारण डिप्रेशन में आकर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था। कंगना रनावत ने बड़े बड़े नेम पर ब्लेम डाला, जैसे करण जौहर, स्टार किड्स और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस। इसके बाद मानो जनता में एक आग सी फैल गई नेपोटिज्म के खिलाफ, और जहाँ तक मेरा मानना है वो सही भी है, क्योंकि एक आउटसाइडर के लिए बॉलीवुड में एंट्री कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े स्टार किड्स हैं सिर्फ वही अपना करियर उसमें बना पाते हैं। सभी बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार अपने ही बेटे बेटियों को बॉलीवुड में काम करने का मौका देते हैं। इस बात पर करण जौहर ने एक बार एक शो में भी कहा था कि मेरी मर्जी है, अगर मेरा फूफा का मौसा का लड़का है तो अगर मैं चाहता हूँ उसको बॉलीवुड में लाना तो मैं ला सकता हूँ, मेरा मन है। और कुछ बॉलीवुड स्टार ने ऐसे बयान भी दिए जिससे लोगों में गुस्सा आना जायज़ भी था। जितने भी बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस हैं वो अपने बेटे बेटियों को प्रमोट करते रहते हैं और आउटसाइडर के लिए बॉलीवुड में एंट्री पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। इस बात पर लोगों का गुस्सा होना भी जायज़ था और उसका रिजल्ट भी देखने को मिला। सड़क 2 मूवी का ट्रेलर वन ऑफ द मोस्ट डिसलाइक वीडियो है यूट्यूब पर, और इसके साथ में एक मूवी और आई थी खाली पीली, उसको भी बहुत से डिसलाइक्स मिले हैं। लेकिन आज के दिन मीडिया ने तो नेपोटिज्म के बारे में बात करनी ही बंद कर दी है। इसके कुछ दिनों बाद बिहार में एफआईआर दर्ज की जाती है रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट, कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की जो गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत से कुछ पैसे लिए थे और उनके पैसों का और उनका इस्तेमाल करती थी, जिससे सुशांत सिंह राजपूत मजबूर हो गए थे सुसाइड करने के लिए। फैमिली जो थी सुशांत सिंह राजपूत की, उन्होंने ये आरोप लगाए कि रिया चक्रवर्ती फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट कर रही थी सुशांत सिंह राजपूत को, जिससे वो मजबूर हो गए ऐसा कदम उठाने के लिए। तो ऐसे केस में क्या होता है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़, पुलिस और कोर्ट्स अपना काम करते हैं और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि ट्रुथ क्या है। लेकिन हमारा गोदी मीडिया इतना खाली बैठा हुआ था कि उनको मुद्दा चाहिए था जनता का ध्यान डिस्ट्रेस करने के लिए और अपनी टीआरपी बटोरने के लिए। और मोदी मीडिया का काम भी यही है कि जनता का ध्यान भटका के रखा जाए उन मेन मुद्दों से। देश की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि अगर बाकी T20 कंट्रीज से कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया वर्स्ट कंट्रीज़ में आता है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में। और कोरोना वायरस की अगर बात की जाए तो इंडिया मोस्ट वर्स्ट कंट्री बनता जा रहा है डेली इंक्रीजिंग कोरोना वायरस केसेस के आधार पर। तो इन्होंने रिया को एज ए डिस्ट्रैक्शन मुद्दा उठाया और अपने मीडिया ट्रायल्स शुरू कर दिए। और ये जो मीडिया ट्रायल चलाए गए ये बहुत गलत था। बेसिकली ये एक स्केप बोर्ड था लोगों का ध्यान मेन मुद्दों से भटकाने के लिए। वो मेन मुद्दे चाहे इंडियन की वर्स्ट होती इकोनॉमिक कंडीशन हो, फार्मर्स के मुद्दे हों, स्टूडेंट्स के मुद्दे हों या कोरोना वायरस हो। 29 अगस्त को कंगना रनावत ने रिपब्लिक टीवी के अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि 99% ऑफ बॉलीवुड ड्रग्स लेता है। और ये एक नया एंगल था। पहले नेपोटिज्म था, फिर मनी लॉन्ड्रिंग था और अब ड्रग्स। अच्छा, इससे पहले 26 अगस्त को भी कंगना रनावत एक बार ट्वीट करके बोल चुकी थी कि उनको सिक्योरिटी की ज़रूरत है सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि वो नेपोटिज्म के बारे में इतना कुछ बोल चुकी थी और उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि उनको रिस्क है, वो अपना करियर रिस्क पर डाल रही हैं। उनको डर लगता है इस चीज़ से, क्योंकि जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ वो कहीं उनके साथ ना हो जाए। और कंगना ने रिक्वेस्ट की होम मिनिस्ट्री को कि मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए।
तो बीजेपी के एक लीडर ने ट्वीट करके उनको एक रिप्लाई दिया कि अगर आपको इनसिक्योर फील हो रहा है तो आप मुंबई पुलिस से प्रोटेक्शन ले लीजिए। तो कंगना ने इस पर उन्हें रिप्लाई किया कि नहीं, मुझे ज़्यादा इनसिक्योर तो महाराष्ट्र पुलिस से ही फील हो रहा है। तो इस पर जो संजय राउत हैं वो नाराज़ हो गए और उन्होंने ये चीज़ लिखा, अगर आप मुंबई में इनसिक्योर फील कर रही हैं तो आपको मुंबई आने की ज़रूरत नहीं है। इस बयानबाजी पर आगे कंगना रनावत ने संजय राउत को रिप्लाई दिया कि क्या संजय राउत मुझे धमकी दे रहे हैं कि मैं मुंबई नहीं आऊँ? मुंबई क्या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बन चुका है? तो इतने होने के साथ ही संजय राउत ने उनको ट्वीट करके बहुत गालियां दी और इसके रेस्पॉन्स में होम मिनिस्ट्री ने कंगना रनावत को 22+ सिक्योरिटी प्रोवाइड की। दोस्तों 22+ सिक्योरिटी इंडिया की 3rd बेस्ट सिक्योरिटी सर्विस है जो इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। संजय राउत की गालियों के रेस्पॉन्स में होम मिनिस्ट्री ने कंगना रनावत को 22+ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी। दोस्तों 22+ सिक्योरिटी इतनी हाई कवर सिक्योरिटी होती है, इसमें एलाइट कमांडोज़, सीआरपीएफ के कमांडोज़ 24 घंटे आपके आसपास रहते हैं। कुछ पुलिस कांस्टेबल भी इसमें साथ में आपके रहते हैं। इनफैक्ट 22+ सिक्योरिटी इतना हाई कवर सिक्योरिटी है कि ये देश के सिर्फ 15 लोगों को ही प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और कंगना रनावत पहली बॉलीवुड स्टार हैं, पहली बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं जिनको ये 22+ सिक्योरिटी मिला है। तो दोस्तों जो कहानी आपको लग रही थी कि कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पर चल रही है, एक चीज़ तो समझ में आती है कि कंगना रनावत और बीजेपी सरकार के संबंध इतने अच्छे हैं कि उनको इतनी जल्दी सिक्योरिटी मिल गई। अब इसके बाद देखिए, शिवसेना लेड बीएमसी कंगना रनावत के जो मुंबई में ऑफिस है उसको तोड़ने के आदेश दे देती है कि ये कंस्ट्रक्शन इलीगल है। अब ये कंस्ट्रक्शन इलीगल है तो अगर पूछा जाए कि उसी टाइम पर क्यों तोड़ा गया, तो बीएमसी के द्वारा ये बताया जाता है कि 2018 में भी कंगना को नोटिस दिया गया था कि उनका ऑफिस इलीगल जगह पर है तो वो उसको हटा लें, लेकिन एक्शन अभी लेना था 22+ सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के तुरंत बाद। आप एक चीज़ समझ रहे होंगे कि दोनों मुद्दे कैसे कोलैप्स कर रहे हैं। ये एक पॉलिटिकल एजेंडा बन रहा है, पॉलिटिकल बार चल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। अब अगर बीएमसी सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन पर एक्शन भी लेती है तो सिर्फ कंगना रनावत का ऑफिस नहीं होता है जो तोड़ा जाएगा। 40 to 50% एरिया ऐसे हैं या कंस्ट्रक्शन ऐसे हैं जिन पर बीएमसी को एक्शन लेना होगा। लेकिन आप एक चीज़ समझ रहे होंगे कि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा बनता जा रहा है, ये पॉलिटिकल रिवेंज है कंगना रनावत के साथ। और कंगना रनावत के ऑफिस तोड़ने के इंसिडेंट के बाद कंगना रनावत ने ट्वीट करके ये चीज़ बोली कि डेमोक्रेसी ख़त्म हो चुकी है देश में, डेथ ऑफ डेमोक्रेसी हो चुका है और लोग भी उनके साथ जुड़ते चले गए, ठीक है। लोगों में भी इस चीज़ के प्रति रोष होने लगा और वो लोग भी कंगना रनावत के साथ जुड़ गए, वो लोग भी डेथ ऑफ डेमोक्रेसी बोलने लगे जो पहले कभी नहीं बोले थे। अगर डेमोक्रेसी की ही बात की जाए तो उन लोगों को तब नहीं दिखा था जब दूसरी बॉलीवुड सेलिब्रिटी दीपिका पादुकोण को एक बार खुलेआम धमकी मिली थी करणी सेना की तरफ से कि उनकी नाक काट दी जाएगी। उनको डायरेक्टली धमकी मिली थी, तब उनको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की गई थी। और कंगना रनावत सिर्फ इतना बोल देती हैं कि मुझको डर लग रहा है, मेरा करियर रिस्क पर है, तब उनको सिक्योरिटी मिल जाती है। देश में 6 सालों से हमारे प्रधानमंत्री ने एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दी है और डेमोक्रेसी जिंदा है। कश्मीर में ज़बरदस्ती लोगों पर लॉकडाउन लगाया गया था, इंटरनेट बैन किया गया था और डेमोक्रेसी जिंदा है। मीडिया पूरी तरह से बिक चुका है और डेमोक्रेसी जिंदा है। एक डॉक्टर को 8 महीने तक जेल में रखा जाता है बिना किसी आरोप के और डेमोक्रेसी जिंदा है। लेकिन अगर बॉलीवुड सेलिब्रिटी का एक ऑफिस इलीगल जगह पर बनाए जाने के कारण तोड़ दिया जाता है तो डेथ ऑफ डेमोक्रेसी हो गई। वैसे दोस्तों ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी 2016 में एक बार कपिल शर्मा ने नरेंद्र मोदी के ऊपर कुछ गलत कमेंट कर दिया था, जिसके बाद उनके घर को डिमोलिश कर दिया गया था, जो कि एक प्रॉपर पॉलिटिकल रिवेंज दिखता है।
लेकिन तब डेथ ऑफ डेमोक्रेसी नहीं थी। जो लोग आज कंगना के साथ खड़े हो रहे हैं वो उस टाइम पर कपिल शर्मा के साथ खड़े नहीं थे। वैसे हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं ये चीज़ कि कैसे आजकल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज और पुलिस कैसे पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ के इशारों पर काम करती है। वैसे मैं इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं सिर्फ आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि ये कहानी जैसे चल रही है इसमें जितने भी प्लेयर्स हैं वो कैसे एक सर्कस चला रहे हैं। इनमें एक्चुअल जस्टिस की किसी को ज़रूरत नहीं है, किसी को एक्चुअल जस्टिस में इंटरेस्ट नहीं है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं मीडिया की कि मीडिया आपके सामने कैसे असली इश्यूज़ को दबा रही है और आपके सामने क्या दिखा रही है। रिया ने किया काला जादू, बॉलीवुड कैसे ड्रग्स ले रहा है, दाऊद का एंगल जोड़ा जा रहा है। मीडिया ने अपनी हदें यहाँ तक पार कर दी कि पिछले वीक रिपब्लिक टीवी के 2 जर्नलिस्ट ने रिज़ाइन तक कर दिया, ये चीज़ बोलकर कि वो रिपब्लिक टीवी में एक ट्रांसपेरेंट जर्नलिज्म नहीं कर पा रहे थे, वो एक हिटमैन की तरह काम कर रहे थे। उनको एक पार्टिकुलर टारगेट दिया जाता था और उसको प्रेशराइज करने के लिए बोला जाता था, तंग करने के लिए बोला जाता था कि कुछ कंट्रोवर्शियल कंटेंट निकल सके टीवी पर दिखाने के लिए। और दूसरी बात, अर्नब गोस्वामी जो नेपोटिज्म की बात करते हैं, उनके खुद के टीवी चैनल में उनकी वाइफ हैं जो इंटरनल सारे ऑपरेशंस हैंडल करती हैं। तो ऐसे तो मीडिया के अंदर भी नेपोटिज्म का बहुत बड़ा गेम चल रहा है। और दूसरा जिम्मेदार है इसमें हमारी सरकार। वैसे तो सरकार के लिए गोदी मीडिया अपना काम बखूबी निभा रही है, लोगों का माइंड डिस्ट्रेस करके। तो सरकार को और क्या चाहिए? सरकार को चाहिए बिहार इलेक्शन के लिए एक मुद्दा, और जिसके लिए वो यूज़ कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड का। अब एक ऐसे देश में जिसकी इकोनॉमिक हालत बहुत ख़राब हो चुकी हो, हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स कर रहा हो और एनवायरनमेंट के नाम पर जिस देश की बेइज्जती हो रही हो, ऐसे में सरकार को दिखाने के लिए काम क्या मिलेगा, क्या दिखाएंगे? तो इन्होंने क्या करा है कि सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड को एक मुद्दा बनाया है। बिहार इलेक्शन में पोस्टर छपवाए जा रहे हैं, पोस्टर पर लिखवाया जा रहा है जस्टिस फॉर सुशांत, मतलब आप हमें वोट कीजिए, हम सुशांत को जस्टिस दिलाएंगे। इस तरीके से वोट मांगे जा रहे हैं। वैसे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि दोस्तों कि जब सुशांत सिंह राजपूत जिंदा थे तब यही भारतीय जनता पार्टी उन पर ब्लेम लगा रही थी उनकी मूवी केदारनाथ के लिए कि ये लव जिहाद को प्रमोट कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी मूवी को बैन तक करवाना चाह रहे थे। और आज उनकी मौत को मुद्दा बनाकर बिहार इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनकी मौत का इस्तेमाल किया जा रहा है जनता से वोट बटोरने के लिए। अब इसमें सरकार की एक हिपोक्रेसी साफ सामने नज़र आती है कि कंगना रनावत को कोई भी डायरेक्ट थ्रेटनिंग नहीं मिली थी। उन्होंने ये कहा था कि उनको इनसिक्योर फील हो रहा है, इसलिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट से सिक्योरिटी चाहती हैं। और इनसिक्योर फील होने का मतलब आप भी जानते होंगे कि बॉलीवुड में कितने सेलिब्रिटीज़ ऐसे रहे हैं जिनको आए दिन इनसिक्योर फील होता है। खैर, दूसरी तरफ जबकि कुछ साल पहले दीपिका पादुकोण को डायरेक्ट थ्रेटनिंग मिली थी कि उनकी नाक काट दी जाएगी, करणी सेना की तरफ से उनको डायरेक्ट थ्रेटनिंग मिली थी। उस टाइम पर दीपिका पादुकोण को कोई सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड नहीं किया गया था। खैर, अब देखते हैं कि बीजेपी और कंगना रनावत के संबंध कितने अच्छे होते हैं, बिहार इलेक्शन में हमें कुछ दिखाई देता है या नहीं। अब अगर खुद कंगना रनावत की बात करें तो वो सिर्फ अटेंशन सीकर रही हैं, वो सिर्फ पब्लिसिटी चाहती हैं। जितना ज़्यादा अटेंशन उनको मिलेगा उतना ही ज़्यादा उनकी नेक्स्ट मूवी के लिए अच्छा होगा, और हो सकता है आगे पॉलिटिकल करियर के लिए भी उनको बेनिफिट रहे इसमें। इस चीज़ को मैं आपको ऐसे समझाना चाहता हूँ कि कंगना रनावत शुरू से ही किसी एक स्टैंड पर कंसिस्टेंट नहीं रही हैं। ये ट्विटर के बारे में गलत बोलती हैं, ट्विटर का दाना पानी बंद होने की बात करती हैं, और कुछ टाइम बाद ट्विटर पर आकर अपनी वीडियो पोस्ट करती हैं और उसका यूज़ भी करती हैं और उसके बारे में अच्छा बोलती हैं। एक तरफ ये खुद नेपोटिज्म का विरोध करती हैं और दूसरी तरफ एक इंडिया टुडे के शो में एक इंटरव्यू में ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं कि अगर ये खुद अपने बॉयफ्रेंड के थ्रू या फिर कोई सेलिब्रिटी अपने रिलेटिव का यूज़ करके बॉलीवुड में काम सीखता है और आगे बढ़ता है तो वो चीज़ सही है। और जहाँ तक रिया की बात करें तो उनको जो अरेस्ट किया गया था वो इस बात पर किया गया था कि उनके पास से मारिजुआना मिली थी, वीड रखी थी उनके पास, जो कि बहुत बड़ा रीज़न नहीं है किसी को अरेस्ट करने के लिए। और अगर एक्चुअल में नारकोटिक डिपार्टमेंट प्रॉपरली इस चीज़ को चेक करेंगे तो आधा बॉलीवुड फिर जेल के अंदर होगा। अगर एनसीबी अपने रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करती है तो सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं
बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जेल के अंदर होंगे। और ऐसे ही अगर बीएमसी अपने रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करती है इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए, तो 40 to 50% एरिया या बिल्डिंग्स ऐसी होंगी जो इलीगली कंस्ट्रक्टेड हैं और उनको तोड़ना पड़ेगा। एक चीज़ बहुत क्लियर हो जाती है दोस्तों कि ये जितनी भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एजेंसीज़ हैं, अगर कल को इन्हें आपको अरेस्ट करना होगा तो ये कोई भी बहाना ढूंढ सकती हैं आपको अरेस्ट करने के लिए। देश में लॉ एंड ऑर्डर का हाल बहुत बुरा हो चुका है। ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप सही हो या आप गलत हो, बल्कि फ़र्क इससे पड़ता है कि आपकी जान पहचान किसी पॉलिटिकल पार्टी से कितनी अच्छी है। खैर, कंगना, सरकार और मीडिया को जो चाहिए था वो उनको मिल चुका है और आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिलना है। तो बेहतर यही होगा कि जो काम के इशू हैं आप उन पर फोकस करो या उन चीज़ों को अटेंशन दो। अब अगर कल को दिलेश कुमार बोलता है कि मुझे इनसिक्योर फील हो रहा है, मेरा करियर रिस्क पर है, मुझे बहुत से सीक्रेट्स पता हैं, मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत है, तो क्या कल सरकार दिलेश कुमार को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी? नहीं। आप सोच रहे होंगे दिलेश कुमार कौन है? मैं हूं दिलेश कुमार। सरकार बिल्कुल भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेगी। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं अपने काम को और बेहतर तरीके से आपके सामने ला सकूं। थैंक यू।